What is overuse? Or overuse is considered excessive and repeated use that result in injury to the bones, muscles or tendons involved in the action. यानी जो ओवर यूज़ है वो समझा जाता है कि जब हम अपनी बोन्स को, मसल्स को और टेंडन्स को यूज़ करते हैं बार बार, और जो मतलब अगर टेंडन्स, मसल्स या बोन्स जिस एक्शन में इन्वॉल्व है हम उस एक्शन को बार बार करते हैं तो वो ओवर यूज़ कहलाता है विदाउट रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट के. देयर आर मैनी केसेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. फॉर इंस्टेंस इन इम्प्रॉपर वर्कआउट तकनीक्स हो सकती हैं, लैक ऑफ फिजिकल कंडीशनिंग हो सकती है, रॉन्ग यूजेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो सकता है, यानी कोई स्पोर्ट इक्विपमेंट जो कि बेकार है आप उसको भी यूज़ कर रहे हैं जो कि तब्दील होना चाहिए. इल फिटिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, आप शूज़ पहनते हैं जो आपको सही से नहीं फिट. इसके अलावा नॉट वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट है, ठीक है. एक्सीडेंट्स जो होते हैं स्पोर्ट्स में खेलते दौरान चोट लग जाती है, टकरा जाते हैं आपस में एथलीट्स, ओवर ट्रेनिंग और इनसफिशिएंट वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग. ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जो है इंजरी की वजूहात में से शामिल है, यानी इन वजूहात में शामिल है. इसके बाद सम ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज इंक्लूड मसल स्ट्रेन है, एंड स्ट्रेन है, एम्ब्रेशंस हैं एंड कंटेंशंस हैं. यानी नील पड़ना, इम्प्रेशन में रगड़ आना. कंटेंशंस मीन कि आपको नील पड़ जाता है, मसल स्पेन होता है. स्पेन जो होता है वो लिगामेंट्स का टूटना, और स्ट्रेन जो है वो टेंडन्स का टूटना कहलाता है. लिगामेंट टीयर्स, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट हो जाना एंड फ्रैक्चर, ये तमाम कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज हैं. सर्वे हैव शोन that body contact sports like rugby and wrestling tend to produce the most number of sports injuries. सर्वे कहता है कि जो रग्बी के और जो फुटबॉल के जो गेम्स हैं उनमें ज़्यादा इंजरीज होने के इम्कान हैं. फॉलोड बाय बॉल और रैकेट स्पोर्ट्स सच एज बास्केटबॉल एंड स्क्वैश एंड हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज सच एज रनिंग एंड एरोबिक. यानी दूसरी स्पोर्ट्स की निस्बत जो फुटबॉल और रग्बी है इनमें ज़्यादा चोट लगती है. यानी कि अगर आप जो रैकेट स्पोर्ट्स होती हैं जैसे बास्केटबॉल हो गया, स्क्वैश हो गया, यहाँ पे इतनी चोट नहीं लगती रनिंग या एरोबिक जितना कि दूसरी गेम्स जो है उनमें लगती हैं. इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पेज है जिसमें कि है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज. There are many ways to classify sports injuries based on the time taken for the tissue to become injured है. यानी डिफरेंट वजूहात की बुनियाद पर इंजरीज़ को नाम दिया जाता है या उनको क्लासीफाई किया जाता है. जैसे कितने वक्त में कोई टिशू इंजर हुआ, टिशू टाइप जो है वो कौन सी इफेक्टेड हुई, सिवियरिटी ऑफ द इंजरी क्या है, एंड विच इंजरी द इंडिविजुअल प्रेजेंट विद, या कौन सी इंजरी इंडिविजुअल को हुई है. Acute versus overuse. This is one of the most common methods of classifying sports injuries. आपने अगर स्पोर्ट इंजरी को क्लासीफाई करना है तो आप ये देखते हैं कि ये एक्यूट है या ओवरयूज़ की वजह से हुई है. इंजरीज एंड रिलाइज ऑन द स्पोर्ट्स थेरापिस्ट नोइंग द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एंड द ऑनसेट ऑफ द सेप्टम्स. जो थेरापिस्ट होते हैं वो जानते हैं कि इंजरी के जो मैकेनिक्स को देखते हो और सेप्टम्स को देखते हो वो ये जानते हैं कि इंजरी कौन सी है. एक्यूट इंजरीज अकर ड्यू टू सडन ट्रॉमा टू द टिशू. जो एक्यूट इंजरी है वो अचानक जो आपको चोट लगती है, जो हादसा होता है, अचानक हादसा जो होते हैं गेम में उनसे होती हैं. विद द सेप्टम ऑफ केस इंजरीज प्रेजेंटिंग दैमसेल्फ ऑलमोस्ट इमीडिएटली, जो कि जिसके सेप्टम्स फ़ौरन आपके सामने फ़ौरन आ जाते हैं. एक्यूट इंजरी के सेप्टम्स ये अचानक गेम के दौरान जो टकराव होता है पर्सन का पर्सन से या किसी भी इक्विपमेंट से, तब ये एक्यूट इंजरी जो है ये हो जाती है. There are the injuries that most of us have seen while watching sport and a player requires medical attention. हम बहुत सारी प्लेयर्स को देखते हैं जिनको इंजरी होती है और वो मेडिकल अटेंशन की उनको ज़रूरत होती है. An example of an acute injury is a hamstring strain in 100 meter sprinting. जो प्लेयर 100 मीटर स्प्रिंट लगाता है उसको हैमस्ट्रिंग हो सकता है, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेन हो सकता है. कॉमन एक्यूट इंजरीज इंक्लूड स्पेन, स्ट्रेन्स, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन. यानी कि स्पेन, स्ट्रेन, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन जो हैं वो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं. आपने अचानक देखा होगा कि आप जब ओलंपिक में देखते हैं मैनी प्लेयर्स जो हैं जो स्प्रिंटर्स होते हैं उनको 100 मीटर स्प्रिंटिंग करते वक्त ये हो जाता है.
Overuse injuries are not so pervasive and represent a greater challenge to a sport therapist in diagnosing and management. जो overuse injuries हैं उनको पहचानने में जो स्पोर्ट्स थेरापिस्ट हैं उनको ज़्यादा देर नहीं लगती. Overuse injuries occur over a period of time. ये वक्त गुजरने के साथ ही होती हैं यानी सामने आती हैं. यूजली ड्यू टू रेपिटेटिव लोडिंग ऑफ द टिश्यू है यानी कि टिश्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने से विद सेप्टम्स प्रेजेंटिंग ग्रेजुअली, जिसके जो सेप्टम्स हैं वो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता आते हैं जब आप टिश्यू पर बहुत लोड डालते हैं बगैर रेस्ट के. फॉर एग्जांपल एन ओवर यूज इंजरी कॉमन टू मैराथन रनर्स इज़ इलियोटिबियल बैंड, ठीक है, सिंड्रोम. इसमें ये होता है कि ये कुछ फैशिया मसल्स होते हैं जो कि हिप से स्टार्ट होते हैं और नी तक जाते हैं. इन मसल्स जो है इनमें दर्द होती है और ये लिटिल मूवमेंट ऑफ थाई की जानिब जो है वो प्लेयर को दर्द फील होती है, ठीक है. तो ये तब ज़्यादा होता है जब एक प्लेयर नी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा करता है या नी को एक्सेसिव यूज़ करता है, तब आपको ये इलियोटिबियल बैंड इंजरी होती है. इन कॉन्ट्रैक्ट टू एक्यूट इंजरीज द केस ऑफ ओवरयूज इंजरीज इज़ मच लेस obvious. कॉमन ओवरयूज इंजरी इंक्लूड कहता है कि जो एक्यूट इंजरी है वो जो ओवरयूज इंजरी है उनके मुकाबले में कम मतलब है सामने आती है. कॉमन ओवरयूज इंजरी इंक्लूड पेटिलोफेमोरल जॉइंट डिसफंक्शन, मेडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम. ये कॉमन जो है इंजरीज हैं. डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ओवरयूज एंड एक्यूट इंजरीज कैन बी डिफ़िकल्ट. थोड़ा मुश्किल हो सकता है इन दोनों के दरमियान जो है फ़र्क जानना. फॉर एग्जांपल डिलेड ऑन सेट मसल सोरनेस एंड ब्लिस्टर आर ओवरयूज इंजरीज, ठीक है. ये जो डिले ऑन सेट मसल सोरनेस है ये ओवरयूज इंजरी है और जो छाले बनते हैं हाथों पे ब्लिस्टर्स वो भी ओवरयूज इंजरी है ड्यू टू द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ऑल थाउट देयर सेप्टम प्रेजेंट रिलेटिवली क्विकली है. अगर हम देखें इस इंजरी के मैकेनिज़्म को तो ये जो इसके सेप्टम्स हैं वो बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं बजाय कि देर के आने से. तो ये हमने पढ़ा है कि जो ओवरयूज इंजरी है और जो एक्यूट इंजरी है उनके दरमियान फ़र्क थोड़ा मुश्किल होता है. उसके बाद हमारे पास जो है टिश्यू टाइप स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू विच टिश्यू हैज़ बिकम डैमेज्ड, ठीक है. अगर आपने देखना है कि टिश्यू टाइप इंजरी कौन सी है तो आप देखेंगे कौन सा टिश्यू डैमेज हुआ है. दिस अलाउज स्पोर्ट्स थेरापिस्ट टू आइडेंटिफाई सॉफ्ट, हार्ड एंड स्पेशल टिश्यू इंजरीज. जो स्पोर्ट्स थेरापिस्ट होता है वो देखता है कि कौन से टिश्यू को डैमेज जो है वो कौन सा टिश्यू डैमेज हुआ है, जैसे वो सॉफ्ट टिश्यू है, स्पेशल टिश्यू है या हार्ड टिश्यू है. ऑन ओकेशन हाउएवर अ स्पोर्ट्स इंजरी कैन डैमेज मोर देन वन टिश्यू टाइप. एक जो सम टाइम ऐसा होता है कि जो एक स्पोर्ट्स इंजरी है वो किसी एक टिश्यू को नहीं बल्कि बहुत सारे टिश्यू को डैमेज करती है. फॉर एग्जांपल अ पुअर टैकल इन सॉकर कुड लीड टू एन ओपन फ्रैक्चर अफेक्टिंग ऑल टिश्यू टाइप. यानी फ़ुटबॉल के दौरान खेलते हुए कुछ ऐसा होता है कि ऐसा हादसा होता है कि बहुत सारे टिश्यू टाइप जो हुए हैं वो मुतासिर हो सकते हैं. यानी कि अगर कोई प्लेयर टकराता है किसी प्लेयर से तो बजाय कि सिर्फ हार्ड टिश्यू के डैमेज होने के सॉफ्ट टिश्यू भी डैमेज हो सकते हैं और इसके अलावा जो है स्पेशल टिश्यू वो भी डैमेज हो सकते हैं. तो ये हमने पढ़ा है कि टिश्यू टाइप को देखते हुए किस तरह से जो है हम ये क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा टिश्यू जो है वो डैमेज हुआ है और कौन सी इंजरी हुई है. इसके बाद सॉफ्ट टिश्यू में इंक्लूड है मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, स्किन, डीप फैशिया, फाइबर, कार्टिलेज और हार्ड में बोन, जॉइंट्स, आर्टिकुलर कार्टिलेज और स्पेशल टिश्यूज़ में ब्रेन, पेरिफेरल नर्व्स, आइज़, नोज, साइनेंसेस, ऑर्गन्स, टीथ, ब्लड वेसल्स. तो ये जो है ये हमारे पास पूरी की पूरी एक लिस्ट मौजूद है कि जिसमें हम बताया गया है कि कौन सा टिश्यू जो है वो किस वाली कैटेगरी में आता है. इसके बाद व्हाट इज़ क्रैम्प. अ क्रैम्प इज़ डिफाइंड एज अ स्पोंटेनियस और इनवॉलंटरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर दैट क्विकली डिवेलप्स इनटू अ पेनफुल सस्टेन्ड कंट्रैक्शन. ये एक इनवॉलंटरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हमारे जो स्केलेटल मसल्स के फाइबर हैं उनमें ये होती है यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है. दैट क्विकली डिवेलप इनटू पेनफुल जो कि अचानक से दर्द में कन्वर्ट हो जाती है
और आपसे जो है कंट्रैक्शन नहीं की जाती, आपसे मूवमेंट नहीं की जाती। क्रैम्प कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक एक्सरसाइज एसोसिएटेड मसल क्रैम्प और दूसरा नॉकटर्नल क्रैम्प। एज देयर नेम सजेस्टेड, जो एम्क है अकर ड्यूरिंग पोस्ट एक्सरसाइज एंड नॉन नॉकटर्नल क्रैम्प्स अकर बाय डेफिनेशन एट नाइट टाइम। तो ये जो दोनों हैं अपने नाम के हिसाब से डिफरेंट है, यानी कि जो नॉकटर्नल है वो रात के टाइम जो है वो होता है। इफ़ द कॉन्ट्रैक्शन इज़ severe enough it can cause you to enter a state of functional disability or if nocturnal sleep disturbance। अगर जो कंडीशन है बहुत सीवियर है, शदीद है, तो हो सकता है कि आप जो है वो मूव भी ना कर पाएँ, ठीक है, आपको फंक्शनल डिसेबिलिटी भी हो जाए और स्लीप डिस्टर्बनेस भी होगी। व्हाट केस आर क्रैम्प? What case are cramp? Although similar in presentation, the case of both AMC and nocturnal cramps differ। ये दोनों डिफरेंट है जो हमने पढ़ी है, एक्सरसाइज एसोसिएटेड मसल क्रैम्प और नॉकटर्नल। तो अनफॉर्चुनेटली द एग्जैक्ट केस ऑफ क्रैम्प इज़ नॉट फुली अंडरस्टैंड, बट देयर आर नंबर ऑफ हाइपोथेसिस फॉर बोथ AMC एंड नॉकटर्नल क्रैम्प एज आउटलाइट ब्लू। इन दोनों के बारे में ना अभी सही से नहीं पता कि इन दोनों क्यों होते हैं ये दोनों, लेकिन बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं इनके बारे में कि हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट कमी से होते हों या इनके कोई और वजूहात हो, लेकिन एग्जैक्ट अभी तक इसके बारे में साइंटिफिकली ये बात जो है ये साबित नहीं हो सकी। तो इसमें हमने पढ़ा है कि क्रैम्प क्या होता है और कितनी टाइप्स होती हैं, उसके केस क्या होता है क्रैम्प का। तो अब हम जो है नेक्स्ट पेज को देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसके बाद जो है वो है हाउ टू प्रिवेंट अ क्रैम्प टेकिंग द ये क्या है यार, अफॉरमेंशन केसेस ऑफ क्रैम्प इनटू अकाउंट। जैसा कि हमने देखा है कि अगर हम देखें कि वजूहात क्या हैं, तो स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ क्रैम्प। देखिए वजूहात का सही पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोगों के हाइपोथेसिस को देखते हुए लोगों ने जो इसके बारे में प्रिवेंशन रखी हुई है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर है, 2 लीटर अ डे शुड सफिस एंड डिक्रीज ऑफ कॉफ़ी एंड अल्कोहल कंजप्शन, यानी कि 2 लीटर पानी पिए हर रोज़ और इसके अलावा अल्कोहल और कॉफ़ी को जो है वो कम से कम इसका इस्तेमाल करें। स्ट्रेच रेगुलरली करें, पार्टिकुलरली योर काव्स हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूटल्स क्वाड्रिसेप्स है, ठीक है, यानी को काव्स हैं, हैमस्ट्रिंग हैं और जो आप क्वाड्रिसेप्स मसल है उनको आप रेगुलरली उनको स्ट्रेच करें। मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन, और इफ़ यू नो यू आर लो इन अदर इलेक्ट्रोलाइट्स टेक द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपको पता है कि आप इस इलेक्ट्रोलाइट की कमी आपकी बॉडी डॉक्टर बताता है आपको, तो आप फिर उसको टेक करें। वी रिकमेंडेड यू डू दिस थ्रू योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट गाइडेंस, ठीक है। तो अगर आपने कुछ इलेक्ट्रोलाइट टेक करने हैं तो डॉक्टर से पूछ लें या अपने फार्मासिस्ट से पूछ लें। वार्म अप थ्रोली, यू स्टे हाइड्रेट बिफोर एंड थ्रू आउट योर एक्सरसाइज, ठीक है। वाटर और अ स्पोर्ट ड्रिंक इज़ यूजफुल इन दिस इंस्टेंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है वार्म अप करें, ठीक है, और आप हाइड्रेटेड रहें, पानी का इस्तेमाल करते रहें पहले, और थ्रू आउट साइज जो है थ्रू आउट योर एक्सरसाइज जो है वो पानी को इस्तेमाल करें। चाहे आप जो है थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ड्यूरिंग इस्तेमाल करें और मैच से पहले जो है वो आप ठीक से जो है वो अपने आप को हाइड्रेट करें। इसके अलावा आप स्पोर्ट ड्रिंक का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हमने जो कुछ पढ़ा है वो क्या है, हाउ टू प्रिवेंट अ क्रैम्प। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो है ट्रीटमेंट ऑफ क्रैम्प्स। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर क्रैम्प इज़ आइडेंटिफाइंग द रूट केस ऑफ योर क्रैम्प। सबसे पहली आपकी ज़िम्मेदारी है इलाज की, तो वो ये है कि आप जो वजह है क्रैम्प की उसको जो है वो तलाश करें। वेदर दिस बी टाइट मसल्स हैं, ओवर एक्सरसाइजिंग है और अ केस डैट रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। हो सकता है कि आपके मसल टाइट्स हों, आपकी ओवर एक्सरसाइजिंग हो जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कोई वजह है तो आप इसको तलाश करें। Our physiotherapists are experienced in finding out what it is that is causing your cramp and will point you in the right direction। ये पता नहीं किस फिजियोथेरेपिस्ट का इन्होंने बताया है, लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो जो है इस बारे में एक्सपीरियंस रखते हैं कि क्या वजह है।
डिपेंडिंग ऑन व्हाट आवर फिजियोथेरापिस्ट फाइंड ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व। अब ये डिपेंड करता है उस थेरेपिस्ट पे कि उसने क्या ट्रीटमेंट जो है वो देना है, इस बुनियाद पे कि उसने क्या फाइंड आउट किया है कि आपको किस लिहाज से क्रैम्प क्यों हो रहा है। लेंथनिंग ऑफ हाइपरटोनिक मसल्स, रिस्टोरिंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेथनिंग वीक मसल्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें फ्लूइड इंटेक है, रिड्यूसिंग कॉफ़ी अल्कोहल इंटेक है, विटामिन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग करें, या मॉडिफाइंग करंट एक्सरसाइज रेगमीज करें। यानी कि इन तमाम चीज़ों में चेंजिंग लेके आए, ठीक है। तो अगर तो आपके जॉइंट को रेंज थोड़ी है तो वो बढ़ाएगा, मसल को स्ट्रेंथ करेगा, लाइफस्टाइल में आपको पानी ज़्यादा पीने का बोलेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है विटामिन्स वगैरह, और जो आपके करंट एक्सरसाइज है उनमें थोड़ी मॉडिफाइड करेगा, उनमें चेंजिंग लाएगा, क्योंकि वो समझता है कि आप अगर ये सब इस्तेमाल करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ क्रैम्प। देन हमारे पास है रैप्चर। रैप्चर इज़ अ टर्म एंड मे रेफर टू ब्रेक और बर्स्ट सडनली, यानी एकदम से टूट जाना, बिखर जाना जो है वो रैप्चर कहलाता है। फॉर द मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस सी रैप्चर। इंजीनियरिंग में देखा जाए तो आप फेलियर ऑफ टफ डक्टाइल मटेरियल्स लोडेड इन टेंशन, यानी एक मटेरियल बढ़ा हुआ है और वो सही टूटने की कंडीशन में है। प्लेयर ऑफन फील अ thought someone has kicked them from behind and may be puzzled when they don't see anyone behind them। हो समटाइम ऐसा होता है कि प्लेयर को लगता है किसी ने उसको पीछे से किक किया है, लेकिन वो जब पीछे देखता है तो कोई भी नहीं होता, तो ये बात उसको थोड़ा पजल करती है। दिस इज़ अ टिपिकल सिम्पटम ऑफ अ कंप्लीट और पार्शियल रैप्चर ऑफ द इक्लियस टेंडन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल जो है वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो ये जो है ये इस चीज़ की निशानी है कि या तो उसको पार्शियल हुआ है, या तो उसको कंप्लीट रैप्चर हो गया है, या तो मुकम्मल उसकी कोई बूंद टूट गई है, या तो थोड़ी सी टूटी है। तो ये कहलाता है रैप्चर, ठीक है, जिसमें कि एक प्लेयर को पीछे से किक लगती हुई महसूस होती है और उसको लगता है पीछे कोई है, लेकिन कोई भी नहीं, उसको किसी ने उसको किक नहीं किया होता। तो रैप्चर जो है वो ये कहलाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो ये है कि हम जो है इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। चलें तो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। अ पार्शियल रैप्चर ऑफ एक्लेस टेंडन केसेस द टेंडन टू टियर। जो पार्शियल रैप्चर है ना, जो हमारा एक्लेस टेंडन होता है उसको टूटने में मजबूर करता है, बट नॉट कम्प्लीट, लेकिन कम्प्लीटली नहीं। स्कैर टिश्यू विल फॉर्म विच इज़ लाइकली टू लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन। जब वो हल्का सा टूटता है तो वहाँ पे स्कैर टिश्यू बन जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन महसूस होती है। ऑफन द प्लेयर विल नॉट फील द रैप्चर एट द टाइम बट विल बिकम अवेयर ऑफ इट लेटर व्हेन द टेंडन हैज़ क्लोज डाउन। सम टाइम ऐसा होता है कि प्लेयर को पता नहीं चलता कि उसको रैप्चर हुआ है, लेकिन जब बाद में थोड़े वक्त के बाद उसको पता चलता है कि मुझे रैप्चर हुआ है, जब वो कूल डाउन होता है, ठीक है। अ टोटल एक्लेस टेंडन रैप्चर इज़ वन ऑफ द वर्स्ट स्पोर्ट इंजरी। लेकिन जो कंप्लीट जो टेंडन टूटता है जब उसका एक्लेस टेंडन, तो ये बहुत ही बुरी इंजरी है स्पोर्ट्स की, बट इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर फ्रॉम इट। जो सिम्पटम्स ऑफ पार्शियल रैप्चर है कि उसमें आ सडन शार्प पेन इन द एक्लेस टेंडन है, पेन डैट अपेयर्स व्हेन मसल्स कूल डाउन है, ठीक है, जब वो कूल डाउन होता है तब उसको हो सकती है, उसको सडन शार्प पेन हो सकती है। शार्प पेन विच डिसअपेयर व्हेन वार्म्ड, रिटर्न व्हेन एक्सरसाइज स्टॉप। जब वो प्लेयर खेलना स्टार्ट करता है तो उसको वो दर्द ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब वो कूल डाउन होता है, एक्सरसाइज ख़त्म करता है, दोबारा से होने शुरू हो जाती है। टेंडन स्टिफ इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठता है उसका टेंडन बहुत ज़्यादा स्टिफ हुआ होता है, हार्ड हुआ होता है। स्वेलिंग इन द टेंडन में स्वेलिंग हो सकती है, यानी कि उसको इन्फ्लेमेशन महसूस होती है उस प्लेस पे जहाँ पे उसका टेंडन जो है वो टियर कर गया है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है वो है सेप्टम ऑफ टोटल रैप्चर आर अ सडन शार्प पेन एज इफ किक्ड इन द बैक ऑफ द लेग। इतनी शदीद पेन होती है जैसे किसी ने किक किया है लेग के बैक पे। हेयर अ लाउड क्रैक और बैंग, उसको सुनाई भी दे सकता है एक क्रैक की आवाज़। अनेबल अ वॉक प्रॉपरली, वो चल भी नहीं सकता प्रॉपरली। अनेबल टू स्टैंड ऑन टिप टॉय, वो अपने जो अंगूठा है पाँव को उस पर खड़ा नहीं हो सकता। फील अ गैप इन द टेंडन, वो जब महसूस टच करता है तो उसको गैप महसूस होता है टेंडन में, उसको स्वेलिंग महसूस होती है। तो दीज आल सिम्पटम्स ऑफ टोटल रैप्चर,
ठीक है। इन तमाम साइंस को देखते हुए आप बता सकते हैं कि टोटल रैप्चर है या पार्शियल रैप्चर है। इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर अकर्स व्हेन अ बोन बिकम क्रैक्ड और ब्रोकन। तब होता है फ्रैक्चर जब या तो बोन टूट जाती है या वो शदीद तरीके से चुरमुर हो जाती है। इट कैन हैपन टू एनी बोन इन द बॉडी। कोई बॉडी की बोन कोई भी टूट सकती है। जो टाइप ऑफ फ्रैक्चर है उसमें फ्रैक्चर आर कॉमनली कैटेगराइज्ड एज ओपन कंपाउंड, यानी ओपन जो है उसको कंपाउंड भी कहते हैं, जो क्लोज्ड है उसको सिंपल कहते हैं। एन ओपन फ्रैक्चर इज़ अ क्लीन ब्रेक वेयर ओनली द बोन इज़ अफेक्टेड। इसमें सिर्फ बोन ही टूटती है, इधर उधर के टिश्यू जो है वो कुछ नहीं होता। वाइल अ क्लोज फ्रैक्चर में आल्सो अफेक्टेड द टिश्यू एंड स्किन अराउंड द बोन। जो टिश्यू है और जो स्किन है अराउंड द बोन वो भी मुतासिर होते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, जिसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर जो है वो ट्रांसवर्स है, ओब्लीक है, हेयर लाइन है, इम्पैक्टेड है, स्पायरल है, कंप्रेशन है एंड स्ट्रेच फ्रैक्चर है। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे उसने बताया है कि जो कॉमन टाइप्स हैं वो ये वाली हैं, जिनमें ट्रांसवर्स, ओब्लीक, हेयर लाइन, इम्पैक्टेड, स्पायरल, कंप्रेशन एंड स्ट्रेच फ्रैक्चर है। तो देन हम देखेंगे कि ये जो तमाम इसने बताया है इनको थोड़ा तफसील से हम लोग देखेंगे। चलें तो अब हम इनको कॉमन फ्रैक्चर्स इन स्पोर्ट। फ्रैक्चर आर कॉमन इन स्पोर्ट, particularly in contact sports such as football and rugby. The most common injuries include fractured wrist, hands, collarbones and bone in the ankle and feet. तो ये जो बोन्स के नाम बताए उन्होंने आपको, एंकल के बोन्स, फीट की बोन्स, कॉलर बोन्स की बोन्स, रिस्ट की, हैंड्स की, इनमें ज़्यादा होता है फ्रैक्चर। स्ट्रेच फ्रैक्चर आर वेरी कॉमन इन स्पोर्ट्स विच इन्वॉल्व repetitive movement. Long distance runner often suffer from stress fracture in the foot for example. वो कहता है वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने जो बॉडी की बोन्स हैं उनमें ज़्यादा फ्रैक्चर की चांस, जैसा कि एक जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है उसमें फिट का फ्रैक्चर जो है वो ज़्यादा चांस है। सेप्टम्स ऑफ फ्रैक्चर्स। कॉमन सेप्टम्स इंक्लूड स्वेलिंग है, रेडनेस है एंड पेन है। ठीक है, ये सेप्टम्स हैं, यानी ये वजूहात आपको नज़र आता है कि आपको ये सेप्टम्स जो हैं वो हुए हैं, जिनमें स्वेलिंग है, रेडनेस एंड पेन है। मे फ्रैक्चर्स कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल एंड मोस्ट विल स्वेल इमीडिएटली। मैनी फ्रैक्चर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं और स्वेल जो है वो इमीडिएटली स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है उस पार्ट पे। मोर कम्प्लेक्स फ्रैक्चर में ब्रेक द स्किन। कुछ ऐसे कम्प्लेक्स फ्रैक्चर जो कि स्किन को ब्रेक कर देते हैं, फट जाती है स्किन। ठीक है, और इन द केस द इंजरी विल बी क्लियरली विजिबल एंड इमीडिएटली डायग्नोजिबल। इस सूरत हाल में जो है वो इंजरी को बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्नोज किया जा सकता है। फ्रैक्चर जनरली रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट मूवमेंट इन द एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी। ठीक है, जब फ्रैक्चर होता है तो मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। ट्रांसफर अ फ्रैक्चर स्टेट अक्रॉस अ बोन। अ फ्रैक्चर स्टेट अक्रॉस अ बोन यानी कि बिल्कुल बोन को जो स्टेट ये होता है फ्रैक्चर। ओब्लिक जो है टिल्टेड और डायग्नोजल फ्रैक्चर। ठीक है, जो हेयर लाइन फ्रैक्चर है दिस इज़ अ पार्शियल ब्रेक एंड ऑफन अफेक्टेड ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द बोन। ठीक है, ये एक हल्का फुल्का फ्रैक्चर है और ये बोन का जो स्मॉल पोर्शन है सिर्फ उसी को अफेक्ट करता है। दिस कैन बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, इसलिए इसको जानना थोड़ा मुश्किल है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है एक। दिस इन्वॉल्व्स द फ्रैक्चर पोर्शन ऑफ बोन बीइंग फोर्स इनटू अनदर सेक्शन ऑफ बोन। इसमें बोन्स के दो पार्ट्स जो हैं वो जो है मुतासिर होते हैं। स्पायरल जो है दीज अफेक्ट्स द एरिया सराउंडिंग द बोन, जो बोन के जो इर्द गिर्द का एरिया वो भी जो इफेक्ट होता है। कंप्रेशन, दिस इज़ अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द बोन, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन द स्पाइन। इसमें बोन बिल्कुल टूट जाती है। ये ज़्यादातर हमारे स्पाइन में जो फ्रैक्चर होता है वो ऐसा फ्रैक्चर होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर, दिस इज़ अ फ्रैक्चर ब्राउट अबाउट बाय रिपीटेड actions which increase pressure on the bones. They are most common in athletes. जब किसी बोन को बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो ये वाला फ्रैक्चर जो है ये होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेच फ्रैक्चर।
तो ये हमने पढ़ी हैं तमाम टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। उसके बाद है प्रिवेंटिंग फ्रैक्चर, कैसे बचा जाए इसे। हैविंग अ हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज regularly and sticking to the recommended calcium intake will generally reduce the chance of suffering from fracture। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली और कैल्शियम इंटेक प्रॉपर लेते हैं तो आप बच सकते हैं फ्रैक्चर के चांस से। दिस विल हेल्प टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी। ये तमाम चीज़ें बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखती हैं और बॉडी को फिट और हेल्दी रखती हैं। बीइंग ओवरवेट कैन पुट एडिशनल प्रेशर ऑन द जॉइंट्स एंड बोन्स। अगर कोई इंसान ओवरवेट का है तो ये बात उसकी बोन्स पर ज़्यादा प्रेशर डालती है, यानी ओवरवेट का होना, ज़्यादा वज़न का होना आपकी बोन्स पर और जॉइंट्स पर प्रेशर डालता है। विच में मेक दैम मोर वैल्यूएबल टू इंजरी, जिसके वजह से इंजरी ज़्यादा चांस है इंजरी के होने के। स्मोकिंग कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू बोन लॉस एंड स्लो द हीलिंग प्रोसेस। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको बोन लॉस होने का खतरा ज़्यादा है। इसके अलावा आपका जो स्लो हीलिंग प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है हीलिंग का, वो स्लो हो जाता है। रेस्टिंग एंड एक्सरसाइजिंग एग्जिस्टिंग इंजरी कैन हेल्प टू प्रिवेंट एनी फ्रैक्चर फर्दर डैमेज टू द अफेक्टेड बोन। अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है, एक तो उसकी बोन जो है उसको भी नुकसान पहुंचेगा और दूसरा जो हीलिंग प्रोसेस है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। पुल्ड मसल्स, मसल स्टिफनेस। मसल स्टिफनेस कैन आल्सो बी accompanied by pain, cramping and discomfort। मसल स्टिफनेस जो है वो पेन, क्रैपिंग और डिस्कम्फर्ट का मजमूआ हो सकती है। इट इज़ यूजली नॉट अ केस फॉर कंसर्न एंड कैन बी ट्रीटेड विद होम रेमेडीज़ एंड स्ट्रेचिंग। ये कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप घर में रह के इसको ट्रीट कर सकते हैं। इन दिस आर्टिकल वी लुक एट सम केसेस ऑफ मसल स्टिफनेस एज वेल एज होम रेमेडीज़ एंड व्हेन टू सी अ डॉक्टर। ठीक है, केसेस देर आर मैनी वराइटी ऑफ थिंग दैट कैन केस मसल स्टिफनेस है, जैसा कि अ कॉमन केस ऑफ मसल स्टिफ एक्सरसाइज और हार्ड फिजिकल लेबर ऑफ सम काइंड। ठीक है, या तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, शदीद किस्म का कोई भी काम कर रहे हैं, फिजिकल मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, तो डैट इज़ द रीज़न ऑफ पुल्ड मसल। आगे ऑफन स्टिफनेस कैन अकर व्हेन समवन स्टार्ट्स अ न्यू एक्सरसाइज रूटीन और प्रोग्राम और हैज़ इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ देयर रूटीन। ये तब भी हो सकती है जब किसी इंसान ने अपना एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया है और उसमें उसने उसकी इंटेंसिटी जो है एक्सरसाइज की वो बढ़ाई है और ड्यूरेशन जो है वो भी बढ़ा लिया है। तो ये तमाम वजूहात हैं जिनमें आप कोई भी ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसकी आपकी बॉडी को आदत नहीं है, या इसके अलावा आप जो हैं वो कोई और ऐसा काम कर रहे हैं। When this happens, the muscle are required to work harder and this case microscopic damage to the muscle fiber resulting in stiffness or soreness है। ठीक है, तो this type of injury someone referred to as a delayed onset muscle soreness। ठीक है, any movement can cause DOMS but it is commonly caused by jogging, running, downhill, using weight, doing squat, doing push-ups। ठीक है, तो ये जो आपको होती है जो मसल स्टिफनेस है, इसकी वजूहात जो हैं वो ये तमाम हो सकती हैं। ठीक है, स्क्वाड, वेटिंग, रनिंग, डाउन हिल है, यानी कि पहाड़ियों से नीचे उतरना, पुशअप करना। ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देना। यानी यहाँ इसने बताया है कि जब आप कोई भी वर्जिश करते हैं जो हार्ड होती है तो देन आपका जो मिक्रोस्कोपिक डैमेज हो जाता है मसल फाइबर में। ठीक है, जिसकी वजह से आपको स्टिफनेस महसूस होती है, आपको दर्द महसूस होती है। और उसने ये बताया है कि और इसके अलावा कौन से केस हैं जिसकी वजह से आपको ये सब हो सकता है, जो कि नीचे जो ये 4 आपको नज़र आ रहे हैं ये भी इसने मेंशन किए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज की। अब हमारे पास है स्प्रेन एंड स्ट्रेन। द मोस्ट कॉमन केस ऑफ मसल स्टिफनेस इज़ अ स्प्रेन और स्ट्रेन है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन बात है वो ये है कि क्यों होता है स्टिफनेस, स्प्रेन या स्ट्रेन की वजह से। विच कैन अफेक्ट बोथ द मसल्स एंड लिगामेंट्स। ये जो स्प्रेन है ना, ये एक तो मसल्स को भी कर सकती है इफेक्ट और दूसरा लिगामेंट्स को भी। A strain is when the muscle fiber are stretched or torn. Strain are particularly common in the legs and lower back है। स्ट्रेन जो होता है वो कहलाता है टेंडन्स का टूटना
और जो स्प्रेन है वो कहलाता है लिगामेंट्स का टूटना, ठीक है। अ स्प्रेन इज़ व्हेन द लिगामेंट्स हैव बीन स्ट्रेच्ड, ट्विस्टेड और टॉर्न। द लिगामेंट्स आर द बैंड्स ऑफ टिश्यू अराउंड द जॉइंट्स दैट कॉन्टैक्ट द बोन्स टुगेदर। जो लिगामेंट्स है वो बोन्स को जोड़ता है आपस में, जो टेंडन्स हैं वो जोड़ते हैं मसल्स को हड्डी के साथ। इसीलिए जो स्ट्रेन है, जो वर्ड ST है, इसमें T का वर्ड आता है, यहाँ से आप याद रखें कि टेंडन का टूटना स्ट्रेन कहलाता है और जो लिगामेंट्स हैं उनका टूटना स्प्रेन कहलाता है। और ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों रीजंस जो हैं, ये वजह बनती है मसल्स की स्टिफनेस की, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि कॉमन एरियाज़ कौन से हैं स्प्रेन के, वो नी, एंकल, रिस्ट, थम्स हैं और अदर सेप्टम्स एसोसिएटेड विद स्प्रेन एंड स्ट्रेन इंक्लूड है। कैसे पता लगेगा कि मुझे स्प्रेन हुआ है या स्ट्रेन हुआ है? तो इसमें पेन आ जाती है, स्वेलिंग, टेंडरनेस और रेडनेस, ठीक है, रेडनेस। तो ये तमाम वजूहात हैं जो सामने आती हैं, रीजंस, जब आपको स्प्रेन और स्ट्रेन होता है तो पता लग सकता है इनको देखते हुए। उसके बाद हमारे पास आता है सोरनेस। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस इज़ द पेन एंड स्टिफनेस फेल्ट इन मसल्स है। ये जो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस है, ये पेन होती है और मसल में स्टिफनेस आ जाती है, आपको महसूस होती है काफ़ी घंटों तक जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जो कि स्टेनिस होती है या अनअकस्टमर्ड होती है, ठीक है। द सोरनेस इज़ फेल्ट मोस्ट स्ट्रॉन्गली 24 to 72 आवर्स आफ्टर द एक्सरसाइज। जो 22 से 72 आवर्स के दरमियान वर्जिश के बाद आपको ज़्यादा होती है। इट इज़ थाउट टू बी केस्ड बाय एसेंट्रिक एक्सरसाइज विच केसेज स्मॉल स्केल डैमेज। जब आप एसेंट्रिक एक्सरसाइज करते हैं तब ये होती है, जो कि आपके मसल्स को डैमेज करती हैं टू द मसल फाइबर। आफ्टर सच एक्सरसाइज द मसल अडेप्ट रैपिडली टू प्रिवेंट मसल डैमेज एंड देयर बाय सोरनेस इफ द एक्सरसाइज इज़ रिपीटेड। एक्सरसाइज के बाद मसल अपने आप को जो है वो कोशिश करता है ठीक करने की, लेकिन अगर आप दोबारा स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज करना तो आपको दोबारा से जो है सोरनेस हो सकती है। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस इज़ वन सिम्पटम ऑफ एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस्ड मसल डैमेज। जब मसल को डैमेज होता है तो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस पहली निशानी है कि आपको मसल डैमेज हुआ है आपका। द अदर इज़ एक्यूट मसल सोरनेस विच अपेयर्स ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। दूसरा जो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस जो है उसकी दूसरी जो निशानी है वो है एक्यूट मसल सोरनेस, जो कि फ़ौरन एक्सरसाइज के बाद और दरमियान में होती है एक्सरसाइज करते हुए। हिप फ्लैक्सर स्ट्रेन। टॉप 10 जो हमारे पास आती हैं स्पोर्ट्स इंजरी में 10 पे है हिप फ्लैक्सर स्ट्रेन। द हिप फ्लैक्सर्स आर मसल फाउंड ऑन द अपर फ्रंट साइड ऑफ योर थाई, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द हिप फ्लैक्शन मसल्स आर टू लिफ्ट द नी टुवार्ड योर ट्रंक है, ठीक है, एज वेल एज असिस्ट मूविंग योर लेग टुवार्ड एंड अवे फ्रॉम द अदर लेग है। तो ये जो मसल्स जो मूवमेंट है हिप फ्लैक्चर की, वो ये है कि आपके नी को उसने अपवर्ड मूव करना है, ठीक है, आपके नी को उसने दूसरी लेग से जो है लेटरल मूवमेंट में उसने जो है वो मूव करना है। हिप फ्लैक्चर कैन बी वीक इन इंडिविजुअल हु सिट अ ग्रेट डील एट वर्क और कैन बिकम वीक एंड स्टिफ इन इंडिविजुअल हु हैव पुअर सिटिंग पोस्चर। ये जो हिप फ्लैक्चर स्ट्रेन है ये उन लोगों में ज़्यादा होता है कि जो लोग हिप फ्लैक्चर स्ट्रेन जो है एक मसल है, तो ये उन लोगों में वीक होता है जो लोग बहुत ज़्यादा बैठ के काम करते हैं और वो लोग जिनका पोस्चर ही पुअर होता है। स्पोर्ट्स इंजरीज टू दिस मसल ग्रुप कैन बी केस्ड बाय स्प्रिंटिंग, रनिंग, इंक्लाइन एंड एक्टिविटीज़ विद क्विक टर्न्स एंड सडन स्टार्ट्स। जो स्पोर्ट्स इंजरी है इस मसल की वो तब होती है जब हम स्प्रिंट लगाते हैं, रनिंग करते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनमें क्विक टर्न और सडन स्टार्ट वाली मूवमेंट करनी पड़े। कॉमन सिम्पटम ऑफ अ हिप फ्लैक्चर स्ट्रेन वुड इंक्लूड पेन विद राइजिंग द लेग सच एज स्टेयर क्लाइंबिंग, ट्रांसफर्स इन एंड आउट ऑफ द कार एज वेल एज कटिंग एंड रनिंग एक्टिविटीज़। ये मैस एवोज ने ये कहा है, समवन हु एक्सपीरियंस अ हिप फ्लैक्चर स्ट्रेन माइट नोटिस bursing in the front of the upper thigh and groin area। वो जो बंदा जिसको ये हुआ है वो जो है वो नील भी देख सकता है अपने अपर थाई पर या ग्रोइन एरिया में, जिसको ये वाली जो इंजरी है वो हुई है, ठीक है जी। तो ये उसने एक निशानी बताई है आपको। A hip flexure strain is best treated by rest and icing, ठीक है, पहला इलाज तो इसका ये for 15 to 20 minutes as a time for the first 48 to 72 hours, ठीक है, पता लग गया होगा आपको।
After the first 3 recovery days, the injured athlete could apply heat for 15 to 20 minutes, followed by lying down and performing gentle heel slides and hip flexor stretches. वो कहता है पहले 3 दिन जो है वो चाहिए एक पर्सन को कि वो हीट अप्लाई करे, ठीक है, आइसिंग की जगह, और जो है वो लेट जाए और जेंटल हील स्लाइड जो है यानी कि हल्की फुल्की हीट खुद को दे और कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज करे. इफ़ द पेन सिम्पटम्स एंड लिमिटेड एक्टिविटी रिमेन आफ्टर 2 वीक, अगर 2 हफ्ते बाद भी वो सब कुछ वैसे का वैसे ही, द इंडिविजुअल शुड सीक आउट डॉक्टर फिजिकल थेरेपी फॉर पेन एंड स्वेलिंग कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्शन इन स्पेसिफिक hip strengthening exercise to regain power, range of motion and movement. उसके बाद हमारे पास आता है anterior cruciate ligament, जिसको हम बोलते हैं ACL, is one of the major stabilizing ligament of the knee. ठीक है, ये नी का एक बहुत अहम stabilizing ligament है जिसको हम ACL कहते हैं. The most common case of sports injuries for an ACL strain is slowing down and trying off to cut है. सबसे बड़ी वजह ये है कि आप भागते हुए, तेज़ भागते हुए एकदम से जब रुकते कोशिश करते हैं रुकने की, और एकदम से जब आप कट लेने की कोशिश करते हैं, मुड़ने की कोशिश करते हैं, देन आपको ये हो सकता है. Pivot or change direction, ठीक है. Ligament on the inside of the knee are often torn with the ACL injury, मेकिंग इट अ डिवास्टेटिंग इवेंट. ठीक है, कुछ लिगामेंट जो नी के अंदर होते हैं वो ACL के टूटने से वो भी मुतासिर हो सकते हैं. कंप्लेंट्स ऑफ इंस्टेबिलिटी व्हेन वॉकिंग और टर्निंग कॉर्नर है, उस बंदे को वॉकिंग करने में, टर्निंग कॉर्नर में करने में बहुत मुश्किल होती है. एज वेल एज इंक्रीज स्वेलिंग इन द नी वुड बी कॉमन. ACL टीयर है, सेप्टम्स अ स्लाइट ACL स्ट्रेन और टीयर कैन बी हील्ड विदाउट सर्जरी है. अगर तो स्लाइटली आपको ACL हुआ है देन वो खुद ही रिकवर हो जाएगा, लेकिन सर्जरी के बगैर कवर हो सकता है. लेकिन अगर तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो, लेकिन अगर तो अच्छा भला जो है वो आपका टूट गया है ACL, तो इट्स मीन कि ये लिगामेंट जो ACL है अब इसको सर्जरी की ज़रूरत है ठीक होने के लिए, और आपको कुछ महीने लगेंगे कि आप रिकवर हो सकें. और इसके अलावा आपको फ़िज़िकल थेरेपी की ज़रूरत है ताकि आप दोबारा से एक्टिविटी में दोबारा जा सकें. ठीक है, ये तो हो गया हमारा ACL टीयर और स्ट्रेन. उसके बाद हमारे पास आता है ग्रोइन पुल. ये सातवें नंबर पे आता है. अ ग्रोइन पुल इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रोइन स्ट्रेन. द ग्रोइन मसल्स रन फ्रॉम द अपर इनर थाई टू द इनर थाई राइट अबव द नी है. ये इसने बताई है लोकेशन उसकी कि ये थाई जो है वहाँ पे होता है. ग्रोइन मसल पुल द लेग्स टुगेदर एंड आर ऑफन इंजर्ड विथ क्विक साइड टू साइड मूवमेंट और अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, आपको पता चल चुका होगा. द इंजर्ड एथलीट माइट नोटिस डिफ़िकल्टी विद लिटल मूवमेंट है, गेटिंग इन एंड आउट ऑफ कार है, एज वेल एज टेंडरनेस और ब्रूजिंग इन द ग्रोइन और इनर थाई है. जब एक इंसान लिटल मूवमेंट करता है, कार से बाहर निकलता है, उसको दर्द महसूस होती है. ठीक है, और इसको इनर थाई पे बहुत दर्द होती है. ग्रोइन पुल ट्रीटमेंट इंक्लूड रेस्ट एंड आइसिंग है. सबसे पहले तो उसके 15 से 20 मिनट के लिए आपने जो है वो ये काम करना है. पहले 72 घंटे. आफ्टर द फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन के बाद एथलीट कुड यूज़ हीट, वो हीट इस्तेमाल कर सकता है सेम आइसिंग की तरह 15 से 20 मिनट, फॉलोड बाय जेंटल प्रॉपर ग्रूइन स्ट्रेचिंग करे. इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो भी करे. ठीक है, ताकि वो जल्दी ठीक हो सके. तो ये उसने बताया है ट्रीटमेंट सारा कि कैसे उसने खुद को रिकवर करना है. इसके बाद है शिन स्प्लिंट. हर प्लेयर जो है, चाहे वो हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, जिसको रनिंग करनी पड़ती है वो जानता है इसको. एथलीट्स विद शिन स्प्लिंट्स कंप्लेन ऑफ पेन इन द लोअर लेग बोन, जिसमें टीबिया आती है. शिन स्प्लिंट आर मोस्ट ऑफन फाउंड इन एथलीट हु आर रनर और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ विद अ ग्रेट डील ऑफ रनिंग सच एज सॉकर. एथलीट्स टिपिकली गेट शिन स्प्लिंट्स डायग्नोस्ड अर्ली इन देयर सीजन. ठीक है, एज दे इंक्रीज एक्टिविटीज़ और माइलेज टू क्विकली. अगर कोई बहुत जल्दी से ना अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करता है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसे बढ़ाने की कोशिश करता है, अब उसको ये चीज़ शुरू में ही पता लग जाती है. शिन स्प्लिंट्स आर बेस्ट प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड विद रेस्ट आइसिंग. ठीक है, अगर आप रेस्ट करते हैं, आइसिंग यूज़ करते हैं, आप बहुत अच्छे से इसको निपट सकते हैं. ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रनिंग एक्टिविटी, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो रनिंग एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करें.
Purchasing shoes with good arch support can also reduce pain in the shins and help with recovery है, ठीक है। यहाँ उसने बताया कि अगर आप अच्छे शूज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि आपकी आर्क को जो सपोर्ट कर सकें, तो देन ये बात भी आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है और आपकी रिकवरी में हेल्प कर सकती है। अब है हमारे पास सकेटिका। सकेटिका इज़ बैक पेन डेट आल्सो ट्रैवल डाउन टू द बैक ऑफ द लेग और इवन ऑन द फीट, ठीक है। ये एक बैक पेन है लेकिन ये हमारे लेग तक, हमारे फिट तक भी जा सकती है। दिस रेडिएटिंग पेन कैन एडिशनली बी एसोसिएटेड विद नबनेस है, बर्निंग है, टिंगलिंग है, डाउन द लेग है। आपके लेग में जो है वो नबनेस का, ठीक है, जैसे पता लगता ही नहीं, आपको जो है वो महसूस ही नहीं होता कि कोई टच भी कर रहा है कि नहीं, या जलन महसूस होती है, या आपको शदीद दर्द की लहर आपको महसूस होगी लेग में। सिकेटिका कैन बी सीन इन एथलीट्स हु आर इन अ फ्लेक्स्ड फॉरवर्ड पोस्चर। वो एथलीट ज़्यादा होती है जो कि सामने की जानिब जो उनका पोस्टर जो है वो ज़्यादा रहता है। साइकिलिस्ट जैसा कि है, और एथलीट हु परफॉर्म अ ग्रेट डील ऑफ ट्रंक रोटेशन इन द स्विंग स्पोर्ट्स है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा अपने जो ट्रंक रोटेशन है वो यूज़ करते हैं गेम में, तो उनको भी हो सकती है। जो गुल्फ है, जो गुल्फ वाली गेम है वहाँ भी होती है, टेनिस में भी होती है, इसके अलावा फील्ड हॉकी में भी हो सकती है। द बैक पेन एंड रेडिएटिंग पेन कैन बी केस्ड बाय अ बल्गिंग डिस्क और अ पिंच्ड नर्व है। ये तब होती है जब यहाँ तो आपकी डिस्क जो है वो डिसलोकेट हो जाती है या आपका कोई नर्व जो है वो दब जाती है। Sometime rest, stretching the back and hamstring and lying on your stomach can help alleviate the symptoms है। वो कहता है sometime अगर आप जो हैं वो अपने उल्टे लेटते हैं आप, या आप स्ट्रेचिंग करते हैं हैमस्ट्रिंग की, तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन इफ़ पेन, नबनेस और टिंगलिंग परसिस्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स है, अगर ये 2 वीक जो गुजर गए हैं लेकिन फिर भी सब कुछ वैसे का वैसे, देन द एथलीट शुड सीक आउट अ medical professional such as physical therapist to help alleviate sciatica symptoms। देन आपका काम बनता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है नंबर 4 पर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन है। द हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो हमारे थाई के पीछे के मसल्स होते हैं, इज़ लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ द थाई है। अनफॉर्चुनेटली द हैमस्ट्रिंग मसल्स कैन बी टाइट एंड आर susceptible to a strain। समटाइम ये टाइट हो जाते हैं और स्ट्रेन का शिकार हो जाते हैं, विच इज़ आल्सो कॉल्ड द पुल्ड मसल। पुअर स्ट्रेचिंग तकनीक और लैक ऑफ स्ट्रेचिंग कैन बी द केस ऑफ हैमस्ट्रिंग है, ठीक है। एन एथलीट विद द हैमस्ट्रिंग टियर विल एक्सपीरियंस ब्रजिंग इन द बैक ऑफ द थाई और द नी है। जिस इंसान को ये होता है हैमस्ट्रिंग पेन, उसको दर्द महसूस होती है नी के पीछे और थाई के पीछे। रेस्ट एंड आइसिंग आर द कॉमन अर्ली ट्रीटमेंट तकनीक फॉर पुल्ड हैमस्ट्रिंग, ठीक है। रेस्ट और आइसिंग इसकी पहला इलाज है। फॉलोड बाय जेंटल स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग टू प्रिवेंट अनदर इंजरी। आप जो है स्ट्रेचिंग करें ताकि, या स्ट्रेंथनिंग करें ताकि दूसरी इंजरी से बच सकें आप, ठीक है, ताकि आपको दोबारा ना हो। इफ़ द पेन persist more than 2 weeks, the athlete could try physical therapy to use ultrasound or other method to promote healing the pulled muscle। ये वही बात सेम की है कि अगर 2 हफ्ते तक इलाज का कोई भी फ़र्क नहीं पा रहा तो फिर आप जाएं डॉक्टर के पास, थेरापिस्ट के पास, कि वो आपको बताए कि ऐसा क्या क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है। तो ये हमने पढ़ा है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के बारे में। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 पर मौजूद है, इसके बाद हमारे पास आता है टेनिस और गोल्फ एल्बो। टेनिस एंड गोल्फर्स एल्बो इज़ यूजुअली सीन विद एथलीट्स परफॉर्मिंग अ ग्रेट डील ऑफ ग्रिपिंग एक्टिविटीज़। ये वाली इंजरी उनको ज़्यादा होती है जो एथलीट्स जो हैं वो हर वक्त जो है अपनी बाजू, अपना ग्रिप जो है, अपने हाथ में ग्रिप जो है उसको यूज़ करते हैं। इट कैन बी लेबल्ड एज अ ओवर यूज स्पोर्ट इंजरी। सो कहा जाता है कि ये ओवर यूज स्पोर्ट इंजरी है। आल्सो नो एज अ मेडियल और लेटरल एपिकोंडिलिटीज़ है, यानी कि जो मेडियल और लेटरल एपिकोंडिलिट्स हैं उसकी वजह से होती है ड्यू टू द रेपिटेटिव एक्शन है। द टेंडन्स ऑफ द फोर आर्म कैन बिकम इन्फ्लेम्ड एंड मेक एनी रिस्ट और हैंड मोशन एक्सट्रीमली पेनफुल है। आपके जो टेंडन्स हैं फोर आर्म के वो सूज जाते हैं और रिस्ट और हैंड में मोशन जो है वो आपको पेन करती है
ऑफन एथलीट विल कंप्लेन ऑफ अ लैक ऑफ ग्रिप स्ट्रेंथ है। अर्ली ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर टेनिस और गोल्फ एल्बो इन्वॉल्व रेस्ट एंड आइसिंग द इन्फ्लेम्ड एरिया है, ठीक है। डॉक्टर विल ऑफन प्रिस्क्राइब एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन है, जिसमें कोई भी हो सकती है। और इवन अ ब्रेस टू ट्राई टू टेक प्रेशर ऑफ द एरिया एंड प्रिवेंट फर्दर एल्बो इंजरी है। या आपको बताएंगे कि आप कोई पट्टी वगैरह करें इस पर। स्ट्रेचिंग तकनीक्स एंड अदर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अप्लाइड बाय अ एक्यूपेशनल और फिजिकल थेरापिस्ट कैन हेल्प टू ब्रेक डाउन द स्टिफनेस एंड ग्रेजुअली बिल्ड स्ट्रेंथ है। अगर आपने ये करवानी है पट्टी वगैरह, किसी स्पेशलिस्ट से करवाएं। रिटर्निंग एथलीट टू देयर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है, ताकि आप दोबारा से जो है अपनी जो स्पोर्टिंग जो एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकें। Shoulder injuries cover a large number of sports injuries from dislocation, misalignment, strains on muscles and sprains of ligaments। जो शोल्डर इंजरी है वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में होती है। जैसे कि अगर आपका जो मसल है, ये जॉइंट है, वो डिसलोकेशन हो जाता है, मिसएलिग्मेंट हो जाती है, स्ट्रेन हो जाता है मसल्स पर, और यहाँ स्प्रेन हो जाता है लिगामेंट, तो आपको शोल्डर इंजरी जो है ये हो सकती है। The shoulder is the weakest joint of the body and is subject to a great deal of force during athletic activities। ये सबसे कमज़ोर मसल है बॉडी का, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फोर्स क्रिएट करने में एथलेटिक एक्टिविटीज़ में। Many shoulder injuries can be caused by either a lack of flexibility, strength or stabilization। ये MCO ने कहा है कि जो शोल्डर इंजरी है वो इसलिए होती है बिकॉज वीक मसल है, स्ट्रेंथ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। शोल्डर इंजरी ट्रीटमेंट स्टार्ट विद रेस्ट एंड आइसिंग टू हेल्प विद पेन एंड स्वेलिंग रिलीफ, ठीक है। आपने आइसिंग करनी है, रेस्ट करना, ताकि पेन और स्वेल जो है वो ख़त्म हो जाए। एनी पेन परसिस्टिंग फॉर मोर देन 2 वीक्स शुड बी एवेल्युएटेड बाय अ फिजिकल थेरापिस्ट। अगर एक पेन जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रही, 2 वीक गुजर गए हैं, देन आपको फिज़िकल थेरापिस्ट जो है उसके साथ रब्ता करना चाहिए कि आपको अब क्या करना है। देन हमारे पास जो सबसे टॉप पे जो आती है इंजरी वो है पेटिलोफेमोरल सिंड्रोम, ठीक है। ये जो सिंड्रोम है, द मेजॉरिटी ऑफ स्पोर्ट इंजरी इन्वॉल्व द लोअर बॉडी है। आपको पता है कि तमाम जो इंजरी हैं स्पोर्ट्स ज़्यादातर वो लोअर बॉडी से रिलेटेड होती हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नी इंजरी इज कॉल्ड पेटिलोफेमोरल सिंड्रोम, ठीक है। ये कहलाती है पेटिलोफेमोरल सिंड्रोम। दिस डायग्नोसिस कैन बी केस्ड बाय अ स्लिप और अ फॉल ऑन द नी है। जो लोग गिर जाते हैं अपने नी के ऊपर, और जब गिरते हैं तो नी का पहले लगता है सरफेस पे, और जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग ऑफ द नी जॉइंट और अ मसल इम्बैलेंस हो सकता है। द पटीला और अ नी कैप शुड ट्रैवल इन द ग्रोव एट द एंड ऑफ द फीमर और थाई बोन। इसने बताया है कि आपका पटीला और नी कैप किधर होता है। सम टाइम अ फॉल ऑन द नी कैन के स्वेलिंग लीडिंग टू अ मसल इम्बैलेंस और द 2 मेजर मसल्स द एड इन प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ द नी कैप इन द ग्रोव है, ठीक है। जब आप सम टाइम आप गिर जाते हैं अपने नी के बल, नी के सहारे से आप लगते हैं सरफेस पे, तो दैन ये होता है कि आपका मसल इम्बैलेंस होता है, और जो 2 मेजर मसल्स होते हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं वो भी जो है, जिनमें नी कैप है, वो मुतासिर होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है वो है दिस मसल इम्बैलेंस कैन क्रिएट मोर स्वेलिंग मेकिंग द ट्रैकिंग प्रॉब्लम इवन वर्ड्स, ठीक है। इसकी वजह से जो है स्वेलिंग होती है और जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है। रेस्ट एंड आइस कैन हेल्प विद नी इंजरी पेन एंड स्वेलिंग, ठीक है। आप रेस्ट करें, आइसिंग करें, जो कि आपको हेल्प कर सकती है इस मामले में। जेंटल आइसोमेट्रिक और स्टैटिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर द इनर थाई मसल एंड जेंटली स्ट्रेचिंग मसल्स फॉर द आउटर ऑफ द लेटरल थाई मसल्स कैन हेल्प टू करेक्ट द मसल इम्बैलेंस। अगर आप जो है एक्सरसाइज करते हैं लेकिन वो स्टैटिक होनी चाहिए, आइसोमेट्रिक होनी चाहिए, ताकि आपके मसल स्ट्रेंथ हो सके, जो कि आपके थाई के मसल है जो, और इसके अलावा जो आपके लेटरल थाई के मसल है, जो इनर थाई और लेटरल थाई के मसल है उसको। इफ़ नी इंजरी पेन और डेज फंक्शन कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 वीक्स है, अगर ये जो पेन और डेज फंक्शन है ये आपको 2 वीक से ज़्यादा होता है, अ रेफरल टू अ फिजिकल थेरापिस्ट कुड हेल्प विद मोर एग्रेसिव स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग है। तो आपको चाहिए कि आप फिज़िकल थेरापिस्ट जो है उससे हेल्प लें, ताकि वो आपको बताए कि आपको आगे किस तरह से अपनी स्ट्रेंथिंग जो है उसको इंक्रीज़ करना है, आपकी मदद कर सके। और फिजिकल थेरापिस्ट में यूज़ नी टेपिंग और ब्रेसिंग टेक्निक्स टू एड विद प्रॉपर ट्रैकिंग है। एक फ़िज़िकल थेरापिस्ट आपकी हेल्प कर सकता है इस मामले में, आपको बता सकता है कि आप ब्रेसिंग करें, टेक्निक यूज़ करें, और प्रॉपर ट्रैकिंग जो है उसके ज़रिए आपको बताएगा कि इसका इलाज क्या है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इतना वक्त दिया।